हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का आज यह चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड अपलोड हो चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो मौर्य साम्राज्य को और बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले आप लोग वो 3 वीडियो ज़रूर देख लें। और आज इस वीडियो में हम लोग स्पेशली मौर्य काल का जो पतन है वो किस प्रकार से हुआ है इसको जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये जो मौर्य साम्राज्य है एक बहुत ही विशाल साम्राज्य माना जाता है और इसकी सीमा भारत पाकिस्तान से लेकर के अफ़गानिस्तान तक फैली हुई थी। यानी एक विस्तृत एकीकृत प्रथम साम्राज्य माना जाता है भारतीय इतिहास में यह मौर्य साम्राज्य। तो ये इतना बड़ा साम्राज्य जिसकी इतनी बड़ी सीमाएं थी, जिसका क्षेत्र विस्तार इतना बड़ा था, वो किस प्रकार से उसका पतन होता है आज हम लोग विशेष करके इस वीडियो में इसी चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में क्या पढ़ा था इसके बारे में एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा, इसके पार्ट 1 में था, उसमें हमने देखा कि इस मौर्य साम्राज्य की जानकारी के क्या क्या स्रोत मिले हैं, जिसमें हमने पुरातात्विक स्रोत भी देखे और साहित्यिक स्रोत भी देखे। फिर हमने इसके विभिन्न राजा जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, इनके बारे में हमने जाना। फिर इसकी दूसरे वीडियोस में हमने देखा था कि किस प्रकार से इसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवस्थाएं थी, उसको हमने जाना। फिर तीसरा इसका जो पार्ट था वह मौर्य काल के कला से संबंधित था, यानी स्पेशली वो मौर्य कालीन कला के ऊपर वीडियो था। और ये जो वीडियो है ये हम लोग इसके यानी मौर्य काल का अंतिम वीडियो है और ये इसके पतन से रिलेटेड वीडियो है। तो आइए हम लोग कुल मिलाकर इसके जो यानी मौर्य साम्राज्य के जो विभिन्न राजा हुए उनके बारे में हम लोग कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न नहीं आते हैं, मीन्स चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक के अलावा उनके बाद जो भी राजा हुए, शासक हुए, वो उनसे रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर थोड़ा बहुत हम लोग इससे संबंधित जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। इसके जो प्रमुख शासक है उस प्रमुख शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने पढ़ा था पिछले वीडियोज़ में। जो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से इस वंश की स्थापना की थी। नंद वंश के जो अंतिम शासक रहते हैं घनानंद, उसको हरा करके जो चंद्रगुप्त मौर्य है चाणक्य की मदद से इस वंश की यानी मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। उसके बाद जो इसके अगला शासक बिंदुसार होते हैं जो इस चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी और इनके पुत्र रहते हैं। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी अशोक माने जाते हैं। तो ये जो 3 शासक हुए इस वंश के, ये प्रधान शासक माने जाते हैं जिन्होंने इस वंश के यानी इस साम्राज्य के विस्तार विकास में बहुत अधिक प्रयास किया। और इसका श्रेय जो है मीन्स चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अशोक है वो सबसे अधिक इस साम्राज्य के विस्तार का प्रयास करते हैं, बिंदुसार से भी ज़्यादा। तो ये तीनों जो इस वंश के प्रमुख शासक माने जाते हैं। इसके बाद अशोक के बाद उसका जो पौत्र होता है दशरथ, वो राजा बनता है। चूँकि इसका पुत्र कुणाल किसी कारणवश राजा बनने के योग्य नहीं रहता है तो इस वजह से इसका जो शासक है दशरथ बनता है यानी इस वंश का। उसके बाद जो ये दशरथ के बाद संप्रीति बनता है, उसके बाद शालीशुक, देववर्मन, सद्धनुष और इस वंश का जो अंतिम शासक बृहद्रथ रहता है, यानी बृहद्रथ अंतिम शासक माना जाता है इस वंश का। दोस्तों, ये जो अशोक है इसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु होती है और 184 ईसा पूर्व में इस बृहद्रथ की हत्या होती है, यानी इस वंश का अंत होता है। तो ये इतने कम समय में यानी इस समय अंतराल के बीच में ही इतने शासक आते हैं और इतने शासक शासन भी करते हैं और इस वंश का अंत भी हो जाता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, यानी इस इतने कम समय में यानी अशोक के बाद इतना कम समय इतने बड़े साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो आइए हम लोग उन कारणों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो मौर्यों के पतन के जो प्रमुख कारण हैं उसमें अयोग्य
उत्तराधिकारी इसका प्रथम कारण माना जाता है। दोस्तों, चूँकि अशोक की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में होती है और इसकी मृत्यु के पश्चात जितने भी शासक आए वो कोई भी ऐसा नहीं रहा जो इतने बड़े साम्राज्य को जिसका विस्तार भारत ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक था, यानी इतने बड़े साम्राज्य जो प्रथम एकीकृत और केंद्रीकृत शासन माना जाता है भारतीय इतिहास का, उसको संभालने वाला कोई भी योग्य शासक अशोक के बाद हुआ ही नहीं। तो इस वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे है इस वंश का पतन होने लगता है, इस साम्राज्य का अंत होने लगता है। जो शासक होते हैं, छोटे छोटे राज्य होते हैं, वो अयोग्य शासक के वजह से यानी शासक की कमजोरी नीति के वजह से राज्य है छोटे छोटे वह स्वतंत्र होने लगते हैं और धीरे धीरे ये साम्राज्य सिमटता चला जाता है और अंत में इस साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो अगर हम लोग इतिहास पर नज़र डालते हैं तो जो किसी वंश का संस्थापक अगर हम लोग देखते हैं तो वो योग्य कोई शासक होता है तो वह किसी वंश की नींव डालता है, किसी साम्राज्य की नींव डालता है। वहीं अगर हम लोग किसी वंश के पतन के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे तो इसके पतन के कारणों में भी कहीं ना कहीं कोई अयोग्य शासक होता है, कोई अयोग्य व्यक्ति होता है जिसकी वजह से किसी वंश का अंत होता है। चाहे मौर्य वंश लीजिए, चाहे गुप्त वंश लीजिए, चाहे हर्यक वंश लीजिए, चाहे कोई भी वंश लीजिए, इतिहास का कोई भी वंश उठा करके देखिए तो उसका जो पतन है वो भी किसी अयोग्य शासक के कारण होता है। जो इस वंश का यानी किसी वंश की स्थापना होती है, नींव पड़ती है, तो वह किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा होता है। तो यह प्रकृति का नियम है जो हम लोग इतिहास में इसका प्रमाण मिलता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि अयोग्य शासक के वजह से इस वंश का अंत हो जाता है। तो ये इसका प्रमुख कारण माना जाता है। इसका जो दूसरा प्रमुख कारण है वह अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति। ये जो अशोक है दोस्तों, कलिंग युद्ध के पश्चात क्या होता है कि यह बौद्ध धर्म को अपना लेता है और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद वो क्या करता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में वह पूर्णतः लग जाता है। तो बौद्ध धर्म चूँकि अहिंसात्मक नीतियों पर आधारित है, वहाँ जो है हिंसा पूर्णतः वर्जित है, प्रतिबंधित है। तो अशोक क्या करते हैं कि अपने साम्राज्य में जो पशु बलि है, जीव हत्या है, यानी हिंसात्मक जितनी भी कार्रवाई थी, जितने भी काम होते थे वो सारे प्रतिबंधित कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अशोक है, अशोक ने डायरेक्ट तो ब्राह्मणों का विरोध नहीं किया, वह सहिष्णु व्यक्ति था, वह सभी धर्मों का सम्मान करता था। हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि किस प्रकार कई गुफाओं का निर्माण करके वो आजीवक संप्रदाय को दान में देते हैं उनके रहने के लिए। और कभी भी खुलकर के इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह प्रमाणित हो कि अशोक ने किसी धर्म का विरोध किया। तो ब्राह्मण धर्म का भी विरोध उन्होंने डायरेक्ट नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ उनके नियम ब्राह्मणों के विरोध में जा रहे थे, जिसके कारण जो है ब्राह्मणों में आक्रोश था बड़े पैमाने पर। जैसे कि अहिंसात्मक नीति उनकी ले लीजिए, तो उनकी अहिंसात्मक नीति के अनुसार क्या हो रहा था कि जो ब्राह्मणों का जो व्यवसाय मूल था वह कर्मकांड, यज्ञ आदि, आहुति, ये सब थे। तो यज्ञ आहुति में क्या होता था कि बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि दी जाती थी। क्योंकि बौद्ध धर्म में अहिंसात्मक नीति पर बल दिया गया है, तो अशोक ने क्या किया था कि पशु बलि वगैरह को, चाहे वह मांस के लिए हो इस्तेमाल में, चाहे वह यज्ञ कर्मकांड आदि के इस्तेमाल में हो, तो प्रतिबंधित कर रखा था। तो यहाँ क्या होता है, ब्राह्मणों का जो रोजगार है, व्यवसाय है, चूँकि पूजा पाठ और कर्मकांड आदि ही इनके मुख्य व्यवसाय थे, तो इस पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और हमने देख रखा है दोस्तों कि वैदिक काल से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पिछले वीडियोस में हमने देखा कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, ये चार वर्ग जो है ब्राह्मण काल से यानी वैदिक काल से ही चला आ रहा था। तो यहाँ पर क्या होता है कि पिछले वीडियोस में हमने देखा चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग जो है वर्ण व्यवस्था इस काल तक भी जारी थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि चूँकि ब्राह्मणों का वर्चस्व आदिकाल से चला आ रहा था, वैदिक काल से चला आ रहा था, यहाँ पर ब्राह्मणों के वर्चस्व में कमी होती है, उनके दैनिक कर्मकांड आदि का विरोध किया जाता है शासक के द्वारा। और जब शासक किसी अन्य धर्म को अपनाता है, यानी शासक या राजा एक समाज का रोल मॉडल होता है, तो वहाँ क्या होता है कि अशोक ने अन्य धर्म यानी बौद्ध धर्म को अपना लिया, जबकि वो स्टार्टिंग में ब्राह्मण धर्म को मानते थे। तो बौद्ध धर्म को जब अपनाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं शासक के अन्य धर्म को अपनाने का असर जनसाधारण पर भी पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि
जो ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व कम होता है, क्योंकि शासक के बौद्ध धर्म के अपनाने के बाद जनसाधारण भी उस धर्म के प्रति झुकाव महसूस करती है, यानी वो भी झुकने लगते हैं। और बौद्ध धर्म के प्रचार में जो अशोक ने बहुत ज़्यादा काम किए, बहुत ज़्यादा धर्म प्रचार में उनका योगदान माना जाता है। तो कुल मिलाकर जो इनकी जो अशोक की जो नीतियाँ थी वह ब्राह्मण विरोधी इनडायरेक्ट में जा रही थी, मीन्स डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट में ब्राह्मणों को इससे नुकसान हो रहा था, और वो मीन्स इनमें आक्रोश था। तो चूंकि जो अशोक के काल तक अशोक एक समृद्ध शासक था, एक शक्तिशाली शासक था, योग्य शासक था, तो ये जो ब्राह्मणों का विरोध है या खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था। किंतु जब अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में होती है, तो उसके बाद जो इसके जितने भी शासक हुए वो अयोग्य हुए। तो ये जो ब्राह्मणों के अंदर जो आक्रोश था, क्रोध था इस शासकों के प्रति, यानी मौर्य साम्राज्य के शासकों के प्रति, वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है। हमने देखा दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये जैन धर्म को मानते हैं और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के समर्थक थे। वहीं अशोक जो है वो आपके बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। वहीं जो ये संप्रति है ये भी जैन धर्म को अपना लेता है। तो यानी जैन धर्म के प्रचार प्रसार में जिस प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में ज़्यादा काम किए, उसी प्रकार ये संप्रति जो है ये भी जैन धर्म के समर्थक होकर के आगे ये उसके प्रचार प्रसार में बहुत अधिक कार्य करते हैं। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी इस वंश के शासक हुए, तो वो उन सब ने क्या किया कि ब्राह्मण धर्म को इग्नोर किया, मीन्स ब्राह्मण धर्म को वो महत्व नहीं दिया, चूँकि यह आर्यों की भूमि थी। वैदिक काल से आर्य चले आ रहे थे और वो उनका वर्चस्व था इस संपूर्ण भारत पर, इस संपूर्ण साम्राज्य पर। और ये जो मौर्य काल का जब जितने भी शासक थे उन्होंने ब्राह्मण धर्म को महत्व दिया ही नहीं। वो अन्य धर्म, अन्य संप्रदायों के प्रति उनका झुकाव सब दिन देखा गया सभी शासकों के द्वारा। तो ये भी ब्राह्मणों को क्रोध का एक कारण माना जाता है। इस वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे उनके अंदर जो क्रोध है, असंतोष की भावना है, वह इतना विकराल रूप धारण कर लेती है कि इसके अयोग्य शासकों के कमजोरी के कारण जो पुष्यमित्र शुंग है, जो एक ब्राह्मण सेनापति होता है मौर्य वंश का, उसने क्या किया, यानी एक ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने इस वंश के जो अंतिम राजा हुए बृहद्रथ, उसकी हत्या करके इस वंश का अंत कर दिया और एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की। तो उनकी यानी अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति भी इसका एक प्रमुख कारण माना जाता है, जिसमें अशोक की धम्म नीति अपनाना एक कारण माना जाता है। यानी अशोक ने भेरी घोष को त्याग करके धम्म की नीति अपनाई बौद्ध धर्म को अपनाने के पश्चात। तो उसके बाद वो अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चल पड़ा। तो ये भी इसके यानी ब्राह्मणों के विरोध का एक कारण माना जाता है। वहीं पशु निषेध, चूँकि हमने देखा कि पशु निषेध यानी पशु बलि वहाँ वर्जित थी, तो ये भी उनके विरोध का कारण माना जाता है। ब्राह्मणों ने अन्य कर्म अपनाया, यानी चूँकि पशु बलि पूर्णतः प्रतिबंधित थी और शासक के द्वारा किसी अन्य धर्म को अपनाया गया, तो जनसाधारण का झुकाव भी उसके प्रति था। तो कुल मिलाकर जो है ब्राह्मण धर्म का धीरे धीरे जो वर्चस्व है वो ख़त्म हो रहा था और उनका जो चूँकि ये व्यवसाय था दैनिक कर्मकांड, पूजा पाठ आदि, इसमें कमी हो रही थी वो, तो इस वजह से उनका जो झुकाव है अन्य कर्मों के प्रति, यानी वो व्यवसाय के रूप में मजबूरी में उन्हें अन्य कर्म अपनाने पड़ रहे थे। तो इसके वजह से भी उनके मन में गुस्सा था। वहीं जो है गुस्से की भावना विकसित हुई। यानी कुल मिलाकर ये सब कारण थे ब्राह्मणों के अशोक के विरोध, यानी इस साम्राज्य के विरोध के, और इस वजह से शुंगों ने मौर्यों का अंत किया। यानी शुंग वंश के जो पुष्यमित्र शुंग है उन्होंने एक सेनापति के पद पर रहते हुए इसके अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके इस वंश का अंत कर दिया। तो ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया भी इस वंश के पतन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। आगे जो प्रमुख कारण है वह अशोक की अहिंसावादी नीति। तो इसका वही कारण है दोस्तों, अहिंसात्मक नीति की वजह से वह पशु बलि, हिंसा आदि कर्मों पर पूर्णतः प्रतिबंधित कर देता है अपने साम्राज्य में, जिसके वजह से ब्राह्मणों की कर्मकांड आदि बंद हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ब्राह्मणों के मन में क्रोध रहता है इस वर्ग के, यानी इस साम्राज्य के शासकों के प्रति। तो इस वजह से भी इस वंश का अंत होता है।
जो अगला कारण है इस वंश के पतन का तो वह है वित्तीय संकट। दोस्तों अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो वो पूर्णतः इस धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि खुलकर दान देना शुरू करते हैं, यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वो अपने खजाने खोल देते हैं, जगह जगह मठ वगैरह का निर्माण करते हैं, स्तूप, बौद्धों के स्थान रहने के लिए और अन्य तरह के दान भी वो पूर्णतः करने लगते हैं। सिर्फ बौद्ध धर्म नहीं बल्कि जैन धर्म, हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था कि जो आजीवक संप्रदाय है उनके लिए भी उन्होंने कई गुफाओं का निर्माण करवाया था। गया में बराबर की गुफाओं का निर्माण वो आजीवक संप्रदाय के जो भिक्षुक होते हैं उनके लिए करवाया। जैन धर्म के लिए भी उन्होंने बहुत सारे दान किए। यानी कुल मिलाकर जो अशोक होते हैं वो अपने साम्राज्य विस्तार के ऊपर कम ध्यान देते हैं बौद्ध धर्म को अपनाने के पश्चात, और जो वो क्या करते हैं बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार में वो इतना दान करते हैं कि कुल मिलाकर जो है उनका जो खजाना है वह पूरी तरह से मतलब खाली होने लगता है। और चूंकि अशोक के बाद कोई भी शासक ऐसा हुआ ही नहीं जो इतने बड़े साम्राज्य को चला सके, तो समृद्धि और विकास का प्रश्न भी उठता ही नहीं है। मीन्स समृद्धि और विकास कहाँ से होगा? जो योग्य शासक ही नहीं है, जो शासन चला ही नहीं पा रहा है अपने क्षेत्र का, वो विकास क्या करेंगे? तो इस वजह से क्या होता है कि अशोक के काल से खजाना जो है कमज़ोर पड़ जाता है, वित्तीय स्थिति जो है उनकी डावाडोल रहती है, कमज़ोर रहती है। तो इसके बाद के जो शासक हुए, यानी अशोक के बाद के जो शासक हुए, तो इतिहास में बहुत से पुस्तकों में ये कहा गया है कि इसके बाद के जो शासक है उन्होंने क्या किया, अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए मूर्तियों, जो सोने की मूर्तियाँ या कई कीमती धातुओं की मूर्तियाँ थी, उसको गला करके क्या करते थे, वो अपनी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधारने का प्रयास करते थे। तो कुल मिलाकर जो कह सकते हैं कि अशोक की बौद्ध धर्म की नीति के वजह से, धर्म की नीति के वजह से आर्थिक संकट अशोक के शासनकाल से ही आरंभ हो गया था। और ये जो आर्थिक संकट है यह धीरे धीरे और गहराता चला गया, क्योंकि अशोक के बाद कोई योग्य शासक ही नहीं था जो इस आर्थिक संकट को दूर करता, बल्कि उसमें उलझता ही चला गया। तो ये आर्थिक संकट के वजह से भी जो है जनता पर क्या होता था कि चूँकि आर्थिक संकट है राजा के ऊपर, तो वो कर का बोझ जनता के ऊपर अधिक डालने लगे। चूँकि उन्हें तो शासन प्रशासन चलाना था, उनके पास तो जो आर्थिक संकट से जो जूझने का या आर्थिक संकट मिटाने का एक कारण कर होता था, तो इस कर का बोझ वो क्या करते, जनता पर अधिक लाद देते हैं, यानी जनता पर करों का बोझ बढ़ा देते हैं। और चूँकि हमने देखा कि जो मौर्य साम्राज्य है एक विशाल साम्राज्य थी, और इसकी सेना भी 6 लाख से ज़्यादा की सेना थी, जिसमें हाथी, घोड़े आदि सभी सेना उपलब्ध थे। तो इसमें क्या होता है कि ये सेना जो है, विशाल सेना, उसको तोड़ा नहीं जाता है। मीन्स इस साम्राज्य में कहीं भी सेना के तोड़ने या घटाने का जिक्र नहीं मिलता है। तो इतने बड़े सेना जो इस साम्राज्य में थे, तो उस सेना पर खर्च भी होता था। तो इस वजह से क्या होता था कि इन सब वित्तीय संकट के वजह से जनता के ऊपर कर अधिक लगता था, सेना चलाने में, शासन प्रशासन चलाने में, और जो कर का बोझ जनता पर अधिक लगता था, तो जनसाधारण में इस बात को लेकर के शासक के प्रति आक्रोश रहता है। मतलब कि ये कह सकते हैं कि जनसाधारण में जो है धीरे धीरे जो देश प्रेम होता है, एकता की भावना होता है शासक के प्रति, वो देशभक्ति खत्म होने लगता है, मिटने लगता है। तो ये भी इसके यानी इस साम्राज्य के अंत का, एक पतन का एक महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है वित्तीय संकट। आगे जो इस साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण है वह दमनकारी शासन व्यवस्था। बिंदुसार के समय तक्षशिला का विद्रोह। दोस्तों हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि जो बिंदुसार है उसके शासनकाल में तक्षशिला का विद्रोह होता है, और तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए जो बिंदुसार अपने पहले पुत्र सुसीम को भेजते हैं। उसके बाद जब वो असफल रहता है तो वो फिर अशोक को भेजते हैं। तो हम इसके कहने का तात्पर्य है कि बिंदुसार के समय से ही जो है कहीं ना कहीं विद्रोह, आक्रोश लोगों में था, जो विद्रोह के रूप में सामने आ रहा था। और यह जो आक्रोश और विद्रोह है यह अशोक के शासनकाल के बाद और बढ़ जाता है। तो ये भी इसके पतन का एक कारण माना जाता है। और जनता अमात्यों से परेशान थी।
दोस्तों जो हमने देखा था कि इसकी जो शासन व्यवस्था है एकीकृत और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था रहती है, किंतु केंद्रीकृत होने के बावजूद क्या करता है कि ये जो राजा है, शासक है इस वंश का, वो इस साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांट करके शासन करता है। और इसके शासन प्रशासन में बहुत सारे अमात्यों यानी मंत्रियों की वह नियुक्ति करता है। वहीं जो जो शीर्षस्थ अधिकारी थे, तीर्थ कह के जिनको पुकारा जाता था, तो उन तीर्थों की भी नियुक्ति होती थी बड़े पैमाने पर। तो ये जो अमात्य होते थे, जो मंत्री होते थे, उनके द्वारा क्या होता था, चूंकि शासक कमज़ोर था तो उसका कोई वैल्यू नहीं देते थे, तो ये लोग अपनी मनमानी करते थे जनसाधारण पर कर के रूप में, चाहे और भी किसी कारण से वो जनसाधारण पर अत्याचार करते थे, वो अपनी मनमानी करते थे। तो इससे क्या होता था, इससे भी जनता यानी अमात्यों के अत्याचार दुष्टता से भी वो लोग परेशान थे। तो इस वजह से भी इस वंश का पतन माना जाता है। वहीं अगला जो है, अशोक ने स्थानांतरण व्यवस्था लागू की। ये जो अशोक है दोस्तों, यह बहुत ही कुशल शासक था। पदाधिकारी होते थे, इनकी जो समय समय पर स्थानांतरण की प्रक्रिया उन्होंने लागू की थी। मीन्स कहीं पर भी वो जो ये शीर्षस्थ अधिकारी होते थे, तीर्थ होते थे, अमात्य होते थे, उनको एक जगह वो टिकने नहीं देते थे ताकि वो जनता का शोषण ना कर सके। यानी हमेशा समय समय पर वो उसका ट्रांसफ़र यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको भेजा जाता था अशोक के शासनकाल में। किंतु अशोक के शासनकाल के बाद क्या होता है कि यह प्रक्रिया बंद हो जाती है। शासक अयोग्य होते हैं, वो इतना ध्यान नहीं देते हैं इन सब चीज़ों पर। तो इस वजह से क्या होता है कि जो अमात्य और ये जो शीर्षस्थ अधिकारीगण होते हैं, वह जनता पर अत्याचार करते हैं और फलस्वरूप जनता का क्रोध शासक के प्रति अधिक धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है। धर्म यात्राएं हैं, धर्म यात्राएं अशोक ने इस कारण बढ़ा दी थी क्योंकि धर्म यात्राओं के बढ़ाने से उन्हें लग रहा था कि जो जहाँ विद्रोह हो रहा है, जहाँ पे शासक का के खिलाफ रोष है, जनता में आक्रोश है, वहाँ वो जाकर धर्म यात्राएं करते थे। किंतु उनके जीवन काल में उनकी जो ये कोशिशें हैं वो तो सफल रही, किसी प्रकार का बड़ा विद्रोह नहीं हुआ, किसी प्रकार से साम्राज्य को नुकसान नहीं हुआ। किंतु उनके शासन काल के बाद यानी उनकी मृत्यु जब 232 ईसा पूर्व में होती है, उसके बाद धीरे धीरे इस वंश का पतन होने लगता है। तो कुल मिलाकर दमनकारी शासन और वित्तीय संकट ये इस वंश के पतन का कारण माना जाता है। इस वंश का जो पतन का अगला कारण है वह दूरवर्ती क्षेत्रों में ज्ञान की पहुंच। दोस्तों इस वंश की स्थापना की बात अगर हम लोग डीपली सोचते हैं तो इस वंश की स्थापना यानी जो मगध साम्राज्य की स्थापना का कारण क्या था कि यहाँ पर जो है जो छोटा नागपुर का जो दक्षिणी इसका किनारा रहता है, वहाँ लोहे की बड़े पैमाने पर खोज होती है आपका उत्तर वैदिक काल में। वहीं क्या होता है कि जो ये मगध है वहाँ बड़े पैमाने पर हाथी उपलब्ध रहते हैं, यानी वहाँ हाथियों की बहुतायतता होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि हाथियों की बहुतायतता की वजह से और लोहे की खोज की वजह से ये जो है साम्राज्य का विस्तार होता है। यानी लोहे की खोज की वजह से तो कृषि में विस्तार होता है और कृषि में विस्तार होता है तो आर्थिक स्थिति सुधरती है। और वहीं जो लोहे की खोज की वजह से औजार हथियार सेना के मिलता है युद्ध के लिए, और हाथियों का भी बड़े पैमाने पर युद्ध में उपयोग किया जाता है। तो ये जो है जो इस साम्राज्य के दूरवर्ती क्षेत्र होते हैं जैसे दक्षिण उत्तर पश्चिम, इन सब छोरों के जो शासक है, ये छोटे छोटे जो राज्य प्रांतों में बटे थे, उनको ये चीज़ समझ में आने लगा धीरे धीरे कि आखिर ये जो मगध है यानी ये जो मौर्य वंश है, ये शासक क्यों समृद्ध हुए, या मीन्स इस वंश के स्थापना का या समृद्धि के क्या कारण है। तो वो भी धीरे धीरे क्या करते हैं, उन चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं, उन चीज़ों पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं कि किस प्रकार से ये विकास को किया जा सकता है। और चूंकि अयोग्य शासक अशोक के बाद सारे हुए तो वो लोग अपने विस्तार अपने विकास की सोचने लगते हैं और धीरे धीरे है इस साम्राज्य से वो खुद को अलग करने लगते हैं। तो यानी कि मगध के उत्कर्ष और अंत का एक ही कारण था, जो इसके उदय का कारण था मगध के, वही इसके अंत का भी कारण माना जाता है। लोहे के इस्तेमाल और सेना की वजह से इस वंश का स्थापना होती है, इस वंश का विस्तार होता है, विकास होता है। उसी की वजह से, उसी की जानकारी की वजह से इस वंश का अंत भी हो जाता है। तो
तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, दूरवर्ती क्षेत्रों में ज्ञान की पहुंच। अब जो इसका अगला कारण है वह शासन का अति केंद्रीयकरण। दोस्तों हमने देखा था कि जो मगध साम्राज्य के जो ये मौर्य वंश के शासक है, जो पहला एकीकृत केंद्रीयकृत शासन के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो चूँकि यहाँ ये जो है शासन अति केंद्रीयकृत था, मतलब कि जो इसका शासन का हेड राजा होता था और उसके द्वारा ही इतने बड़े भूभाग को चलाया जाता था, इतने विस्तृत साम्राज्य को चलाया जाता था। ये जो शासन है वह केंद्रीयकृत शासन माना जाता है, यानी केंद्रीयकृत शासन पद्धति इस साम्राज्य की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो केंद्रीयकृत शासन के तहत वो लोग क्या करते हैं कि 5 प्रांतों में बांट करके इस साम्राज्य को चलाने का वो प्रयास करते हैं। उसी क्रम में क्या होता है कि अमात्यों और शीर्षस्थ अधिकारियों यानी तीर्थ जिनको कहा जाता है उनकी नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पे चूंकि शासक ही अयोग्य होता है तो वो इन अधिकारियों, इन अमात्यों की नियुक्ति में लापरवाही बरतते थे। मीन्स वो ध्यान नहीं देते थे कि जो हम अमात्य या तीर्थ जो नियुक्त कर रहे हैं वो योग्य है कि नहीं है, प्रशिक्षित है कि नहीं है। तो वो क्या करते थे कि अप्रशिक्षित लोगों को भी इन अमात्यों और तीर्थों की श्रेणी में वो नियुक्ति उनको दे देते थे। तो इस वजह से वो क्या करते थे, चूँकि वो खुद अप्रशिक्षित है और शासक कमज़ोर है, तो वो शासन व्यवस्था या अपने साम्राज्य का विस्तार क्या करेंगे, साम्राज्य का विस्तार तो छोड़िए, वो उस शासन व्यवस्था को चलाने में भी सक्षम नहीं रहते हैं। इसका जो अगला कारण है इस साम्राज्य के पतन का, वह है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की अनदेखी। दोस्तों जो उत्तर पश्चिम प्रांत है, मीन्स भारत का ये छोड़ जो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो ये क्षेत्र है, ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र माना जाता है। तो ये जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है जहाँ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का क्षेत्र माना जाता है, उस क्षेत्र में क्या हुआ कि जो ये शासक है यानी मौर्य वंश के किसी भी शासक ने, यहाँ तक कि अशोक ने भी इसके सीमा निर्धारण या सीमांकन पर ध्यान नहीं दिया था। तो चूँकि यहाँ पर शासक कमज़ोर हो जाता है अशोक के बाद, तो वो शासन व्यवस्था को ढंग से चला नहीं पाता है और धीरे धीरे क्या होता है कि उसके जो सभी प्रांत है वो इसके हाथ से छूटते चले जाते हैं, यानी इसका साम्राज्य विघटित होता चला जाता है, इसका साम्राज्य सिकुड़ता चला जाता है। जाहिर सी बात है, जो प्रांत है धीरे धीरे वो स्वतंत्र होने लगते हैं तो का साम्राज्य सिकुड़ने लगता है, सिमटने लगता है। वहीं जो चूँकि ये भाग, ये जो प्रांत है उत्तर पश्चिम प्रांत, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का प्रांत रहता है, वहाँ सीमांकन नहीं हुए रहता है। जो मध्य एशिया से जो है इस रास्ते से जो आपके बहुत सारे आक्रमणकारी जो है आक्रमण करते हैं, जैसे शक, यूनान, हिंद, यवन आदि जो है ये जो आक्रमणकारी हैं इसी रास्ते से आक्रमण करते हैं। तो सीमांकन नहीं होने के कारण और चूँकि वो काल ऐसा होता है कि खुद वहाँ के जो यानी भारत के जो प्रांत है जो मगध साम्राज्य के अधीन थे, वो धीरे धीरे उस समय स्वतंत्र हो रहे होते हैं। तो वहीं पर इस रास्ते से आपका विदेशी आक्रमणकारी भी यहाँ पर आक्रमण करने लगते हैं। तो ये भी इसके पतन का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। वहीं जो इसका अगला कारण है वह है राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। तो दोस्तों चूँकि जनसाधारण पर करों का बोझ अधिक था और जनसाधारण को सरकार के तरफ से, शासक के तरफ से कोई संरक्षण नहीं दिया जा रहा था, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। वो शासक सिर्फ धर्म प्रचार में लगे हुए थे, विलासिता में लगे हुए थे और करों का बोझ भी उन पर अधिक था। प्लस ब्राह्मण वर्ग तो पहले से ही रुष्ट थे क्योंकि उनको बड़े पैमाने पर उनकी अनदेखी हो रही थी, उनका अनादर किया जा रहा था, उनको व्यवसाय छीना जा रहा था। तो ये सब कारण से क्या होता है कि उस काल तक जो यानी इसके अंतिम काल तक जो है जनसाधारण में जो है शासकों के प्रति यानी इस साम्राज्य के प्रति, अपने राजा के प्रति असंतोष की भावना आ जाती है और राष्ट्रीयता का भावना लुप्त हो जाती है। यानी राष्ट्रीयता की भावना का अभाव भी इस वंश के पतन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अयोग्य शासक, अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति, अशोक की अहिंसात्मक नीति, वित्तीय संकट,
दमनकारी शासन प्रणाली, दूरवर्ती क्षेत्रों में ज्ञान की पहुंच और शासन का अति केंद्रीयकरण और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की अनदेखी और फिर राष्ट्रीयता की भावना का अभाव के कारण क्या होता है, अंत में साम्राज्य का विघटन हो जाता है। यानी कि जो इसका अंतिम शासक है बृहद्रथ, वह अपने सेना को देखने के लिए जाता है और उसका जो सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग, जो कि एक ब्राह्मण रहता है, वह क्या करता है, पूरी सेना के सामने जो इसका अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर देता है और इस प्रकार से इस वंश का अंत हो जाता है। तो ये थे दोस्तों मौर्यों के पतन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कारण, जिसके कारण इस वंश का यानी इतने बड़े साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग इस मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको दोस्तों मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।